एचआईवी संक्रमित बच्चों को काटने या खरोंचने वाले पालतू जानवरों से दूर रखना चाहिए। सरीसृप, खासकर कछुए और बिल्लियां ऐसी संक्रमण फैलाते हैं जो एचआईवी संक्रमित बच्चों के लिए खतरनाक होते हैं। सभी बच्चों की तरह एचआईवी संक्रमित बच्चों को भी ऐसे खिलौने नहीं बांटने चाहिए जो उसने खुद मुंह में डालते हैं या दूसरे बच्चों ने मुंह में डाल रहे हैं। कोई भी टीकाकरण का पहले एचआईवी संक्रमित बच्चों के लिए पिता माता कोई डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। एचआईवी संक्रमित बच्चे के साथ किसी को भी रेजर या टूथब्रश साझा ना करने दें। एचआईवी संक्रमित बच्चों को अन्य बच्चों की तुलना में संक्रमण से लड़ने की ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए उनको फ्लू, सर्दी जुकाम, खसरा, चिकन पॉक्स और अन्य सामान्य बीमारियों से पीड़ित लोगों से दूर रखना चाहिए और वैसे बच्चों के साथ खेलने ना दें। एचआईवी संक्रमित बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में पोषण का कमी देख सकता है और वे उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाते। वैश्विक एचआईवी महामारी ने 2004 का शिखर के बाद से 2024 में अप्रोक्सीमेट 70% कम जीवन का दावा किया है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अब एडवांस एचआईवी डिजीज को वयस्कों और किशोरों में CD4 कोशिकाओं की संख्या 200 कोशिका प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम या विश्व स्वास्थ्य संगठन के चरण 3 या 4 की घटना के रूप में परिभाषित करता है। एचआईवी से ग्रस्त 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे को उनकी नैदानिक या प्रतिरक्षात्मक स्थिति की परवाह किए बिना एडवांस्ड एचआईवी रोग माना जाता है। व्यवधान पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया को बदलना, यह है विश्व एड्स दिवस 2025 का थीम। यह विषय एड्स के खिलाफ लड़ाई में हुई प्रगति की रक्षा करने, फंडिंग में कटौती और बढ़ती असमानताओं के प्रभाव को उजागर करने और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिक्रिया में परिवर्तन का आह्वान करने पर केंद्रित है। 1 दिसंबर का ये दिवस ऐसा कार्रवाई के लिए आह्वान करता है जो एचआईवी सेवाओं की रक्षा करने और उन्हें मजबूत करने, समुदाय के नेतृत्व वाले समर्थन, कलंक को चुनौती देने और महामारी को समाप्त करने के लिए नए सिरे से राजनीतिक और वित्तीय प्रतिबद्धता पर जोर देने का आह्वान के रूप में कार्य करता है। यह चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अनुकूलन और नवाचार में समुदाय के नेतृत्व वाले संगठन की भूमिका को भी स्वीकार करता है। एचआईवी एक प्रमुख वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, जिसने अब तक अनुमानित 44.1 मिलियन लोगों की जान ले ली है। दुनिया भर के सभी देशों में इसका संचरण जारी है। अनुमान है कि 2024 के अंत तक एचआईवी से पीड़ित लोग की संख्या 40.8 मिलियन हुआ है, जिसमें 65% लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के अफ्रीकी देश में है। 2024 में अनुमानित 6,30,000 लोग एचआईवी संबंधी कारणों से मरे तथा अनुमानित 1.3 मिलियन लोग एचआईवी से संक्रमित है। एचआईवी संक्रमण के कोई इलाज नहीं है। हालांकि प्रभावी एचआईवी रोकथाम, निदान, उपचार और देखभाल पहुंच के साथ एचआईवी संक्रमण एक प्रबंधनीय दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थिति बन गया है, जिससे एचआईवी से पीड़ित लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, जिसमें अवसरवादी संक्रमण का भी ख्याल रखना शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल फंड और यूएनएड्स सभी के पास वैश्विक एचआईवी रणनीतियां हैं जो 2030 तक एचआईवी महामारी को समाप्त करने के सतत विकास लक्ष्य 3.3 के अनुरूप बाधित है। 2025 तक एचआईवी से ग्रस्त सभी लोगों में से 95% का निदान हो जाना चाहिए
उनमें से 95% को जीवन रक्षक एंटीवायरल उपचार मिल जाना चाहिए और उपचार प्राप्त कर रहे HIV से ग्रस्त 95% लोग में व्यक्ति के स्वास्थ्य के लाभ और आगे HIV संचरण को कम करने के लिए दवा हुआ वायरल लोड प्राप्त होना चाहिए। 2024 में ये प्रतिशत क्रमशः 87% निदान, 89% एंटी रेट्रोवायरल उपचार और 94% वायरल लोड प्राप्त किए थे। 2024 में HIV से ग्रस्त सभी लोगों में से 87% को अपनी स्थिति का पता है, 77% को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मिल रही थी और 73% में वायरल लोड कम हो चुका था। अब जानने के लिए कोशिश करते हैं भारत का कुछ साल का पुराना सिचुएशन कैसा था। HIV सेंटिनल सर्वेलेंस यानी कि HSS 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक HIV का प्रिवेलेंस इस प्रकार के थे। भारत में महिला यौनकर्मी 2.61%, पुरुष के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष 5.01%, नस्ली दवाओं का इंजेक्शन लगाने वाले उपयोगकर्ता 5.91% और ट्रांसजेंडर 18.80%, जबकि HSS 2010-11 का आंकड़े के अनुसार मिजोरम, महाराष्ट्र और कर्नाटक में फीमेल सेक्स वर्कर में HIV का प्रिवेलेंस सबसे अधिक थे। उनमें मिजोरम में 27%, महाराष्ट्र में 7%, कर्नाटक में 5.35% होते थे। उसी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़, नागालैंड और महाराष्ट्र में MSM यानी कि मेल हैविंग सेक्स विथ मेल यानी कि पुरुष जो पुरुष के साथ यौन संबंध रखते हैं, उनमें MSM के बीच HIV का प्रिवेलेंस सबसे अधिक थे। छत्तीसगढ़ में उस समय 15%, नागालैंड में 13.58% और महाराष्ट्र में 13% होते थे। MSM के समूहों में HIV के बारे में कम जानकारी पाई गई है। MSM और उनके अन्य यौन साझेदारों के बीच सुरक्षित यौन संबंधों का बारे में जानने के लिए भारत के प्रयासों की सीमा और प्रभावशीलता भारत के HIV महामारी के पैमाने और विकास को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उसी रिपोर्ट से ही ये पता चलते हैं कि दिल्ली, मणिपुर और मिजोरम में IDU यानी कि इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स 10% से अधिक HIV प्रिवेलेंस करते थे। इंजेक्शन वाले उत्पादों में हीरोइन के अलावा कानूनी फार्मास्यूटिकल्स जैसे ब्रुपोनोर्फिन, पेंटाजोसाइन और डाइजेपम भी शामिल हैं। स्वच्छ सुई और सिरिंज एक्सचेंज और OST यानी कि ओपियोइड प्रतिस्थापन थेरेपी सहित व्यापक नुकसान न्यूनीकरण कार्यक्रमों को भारत के उन हिस्सों में तत्काल ही विस्तार करने की आवश्यकता है जहां गंभीर दवा इंजेक्शन संबंधित HIV महामारी है। 2021 में भारत में 63,000 नए संक्रमणों और 41,968 एड्स संबंधित मौतों को मिलाकर HIV यानी कि PL-HIV के साथ रहने वाला अनुमानित 2.4 मिलियन लोग थे। 2010 के बाद से HIV का व्यापकता में काफ़ी गिरावट आई है। 2021 तक नए संक्रमणों में 46% और मौतों में 76% की गिरावट आई है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे भारत की दक्षिणी राज्यों में PL-HIV की संख्या सबसे अधिक है, जबकि पूर्वोत्तर की राज्यों जैसे कि मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में सबसे अधिक व्यापकता यानी कि प्रिवेलेंस है। HIV से पीड़ित लोग की एब्सोल्यूट नंबर के मामले में भारत दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया का बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। हालांकि भारत की समग्र व्यापकता दर यानी कि ओवरऑल प्रिवेलेंस रेट कोई अन्य देश की तुलना में काफ़ी कम है, जो 2016 में लगभग 0.30% प्रिवेलेंस रेट के साथ वैश्विक स्तर पर 80 नंबर स्थान पर थे। लोगों की संख्या के अनुसार भारत में HIV से पीड़ित व्यक्ति की तीसरी
यानी कि थर्ड हाईएस्ट एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ी संख्या है, जो 2021 में लगभग 2.3 मिलियन होने का अनुमान थे। 2024 के अनुमान के अनुसार भारत में वयस्क प्रसार दर यानी कि एडल्ट प्रिवेलेंस रेट 0.20% है। 2025 के एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 2.5 मिलियन से 2.6 मिलियन लोग HIV संक्रमित है। 19 जून 2024 में प्रकाशित नाको का रिपोर्ट का मुताबिक भारत में 2023 में HIV संक्रमित यानी कि PLHIV 2.53 मिलियन लोग हैं और 15 to 49 ईयर्स का एज ग्रुप में एडल्ट HIV प्रिवेलेंस रेट लगभग 0.20% है। अनुमानित वार्षिक नए संक्रमण 2023 में इंडिया में 68.45 थाउजेंड रह चुका है। आइए जानने के लिए कोशिश करते हैं कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक दो स्टेट का बारे में चर्चा करेंगे। नाको का 2023 का रिपोर्ट का मुताबिक असम में 32,031 PLHIV, 2021 एनुअल न्यू HIV इन्फेक्शन, टोटल 337 AIDS related deaths, 0.95 AIDS related death per 1 lakh population, 0.13% adult HIV prevalence, 0.06 HIV incidence per 1000 अनइन्फेक्टेड पॉपुलेशन है। और उसी 2023 का नाको का रिपोर्ट का मुताबिक अरुणाचल में 2465 PLHIV, 359 एनुअल न्यू HIV इन्फेक्शन, टोटल 22 AIDS related deaths, 1.40 AIDS related deaths per 1 lakh population, 0.25% adult HIV prevalence, 0.23 HIV incidence per 1000 अनइन्फेक्टेड पॉपुलेशन है। 31 मार्च 2025 तक अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2575 HIV पॉजिटिव है, जिसमें हाईएस्ट 932 PLHIV पापुमपारे में देखा गया है और लोएस्ट 3 PLHIV दिबांग वैली में देखा गया है। हाईएस्ट इफेक्टेड एज ग्रुप है 20 से 29 ईयर्स का एज ग्रुप, जहां टोटल 1527 PLHIV अंतर्गत हैं। 2023 का नाको का रिपोर्ट का मुताबिक हाईएस्ट नंबर ऑफ PLHIV महाराष्ट्र में है, जहां 3,89,629 मिले हैं, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश जहां 3,20,222 केसेस है और लोएस्ट नंबर ऑफ PLHIV अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जहां 513 मिले हैं और उसका बाद में सिक्किम में सिर्फ 605 ऐसा केसेस है। 2010 से 2023 तक इंडिया में पर लाख पॉपुलेशन में कुल 35.87 एड्स संपर्कित मृत्यु घट चुका है। उपचार के बिना HIV संक्रमण से ग्रस्त लोगों को गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि तपेदिक यानी कि TB, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, गंभीर जीवाणु संक्रमण, लिम्फोमा और कापोसी सार्कोमा जैसा कैंसर। HIV अन्य संक्रमणों जैसे हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B आदि को आमंत्रण कर सकते हैं। कुछ व्यवहार और स्थितियों जो लोगों की HIV संक्रमण से अधिक जोखिम में डाल सकती है, उसका वर्णन अभी हम लोग करेंगे, जैसे कि यौन संचारित संक्रमण, सिफिलिस, हार्पिस, क्लेमाइडिया, गनोरिया और बैक्टीरियल वेजिनाइटिस होना, यौन व्यवहार के संदर्भ में शराब या नशीले दवाओं का हानिकारक उपयोग, बिना कंडोम के गुदा या योनि का संपर्क करना, नशीली दवाओं का इंजेक्शन लगाते समय दूषित सुइयों, सिरिंजों और अन्य इंजेक्शन उपकरणों या नशीली दवाओं को घोल का साझा करना, असुरक्षित इंजेक्शन, रक्त आधान या ऊतक प्रत्यारोपण प्राप्त करना और चिकित्सा प्रक्रियाएं जिनमें असंक्रमित कटाई या छेदन शामिल हो या आकस्मिक सुई चुभन से चोट लगना जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी शामिल हो सकते हैं। HIV का निदान त्वरित निदान परीक्षणों के माध्यम से किया जा सकता है जो उसी दिन परिणाम प्रदान कर सकते हैं। इससे शीघ्र निदान और उपचार एवं
रोकथाम के साथ जुड़ाव में काफ़ी सुविधा होती है। लोग स्वयं परीक्षण के लिए HIV सह परीक्षणों का भी उपयोग कर सकते हैं। हालांकि कोई भी एकल परीक्षण पूर्ण HIV पॉजिटिव निदान प्राप्त नहीं कर सकता। पुष्टिकरण परीक्षण आवश्यक है, जो एक योग्य और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता या सामुदायिक कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित परीक्षण रणनीति और एल्गोरिदम के अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पूर्व योग्य परीक्षणों का उपयोग करके HIV संक्रमण का अत्यधिक सटीकता से पता लगाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले HIV डायग्नोस्टिक टेस्ट HIV से लड़ने के लिए व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में उसके द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। ज़्यादातर मामलों में लोगों में संक्रमण के 28 दिनों के भीतर HIV के प्रति एंटीबॉडी विकसित होती है। इन दौरान लोग तथाकथित विंडो पीरियड में होते हैं, जब उनमें एंटीबॉडी का स्तर कम होते हैं, जिसका पता कोई रैपिड टेस्ट से नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी वे दूसरे को HIV फैला भी सकते हैं। जो लोग हाल ही में उच्च जोखिम वाले संपर्क में आए हैं और जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वे 28 दिनों के बाद एक और टेस्ट करवाया सकता है। सकारात्मक निदान के बाद किसी भी संभावित परीक्षण या रिपोर्टिंग त्रुटि को दूर करने के लिए उपचार और देखभाल में नामांकन से पहले लोगों की दोबारा जांच की जानी चाहिए। हालांकि किशोरों और वयस्कों के लिए परीक्षण सरल और कुशल बना दिया गया है, लेकिन HIV पॉजिटिव माताओं से जन्मे शिशुओं के लिए ऐसा नहीं है। 18 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए HIV संक्रमण के पहचान के लिए त्वरित एंटीबॉडी परीक्षण पर्याप्त नहीं है। बायोलॉजिकल परीक्षण जन्म के समय या 6 सप्ताह की आयु में ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब देखभाल स्थल पर ही यह परीक्षण करने और उसी दिन परिणाम प्राप्त करने के लिए नई तकनीक उपलब्ध है, जिससे उपचार और देखभाल के साथ उचित जुड़ाव में तेजी आई हुई है। HIV एक रोकथाम योग्य बीमारी है। HIV संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सकता है, जैसे कि यौन संपर्क के दौरान पुरुष या महिला कंडोम का उपयोग करना, HIV और अन्य यौन संचारित संक्रमणों के लिए परीक्षण किया जाना, यदि पुरुष हो तो खतना करवाइए, और यदि इंजेक्शन लगाते हैं और नशीले दवाओं का भी उपयोग करते हैं तो हानि कम करने वाली सेवाओं का उपयोग करें। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस एक अतिरिक्त रोकथाम विकल्प है। यह एक एंटी रिट्रोवायरल दवा है जिसका उपयोग HIV नकारात्मक लोग HIV संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस विधि की पालन करते हैं, जैसे कि डेपिविरिन योनि रिंग, लंबे समय तक काम करने वाला इंजेक्शन केबोटेग्राविर, लंबे समय तक काम करने वाला इंजेक्शन लेनाकापाविर अपनाते या इनका उपदेश देते हैं। ARV का उपयोग माताओं द्वारा अपने बच्चों की HIV संक्रमण से बचने के लिए भी किया जा सकता है। ART ले रहे लोगों और जिनके रक्त में वायरस का कोई सबूत नहीं है, उनके यौन साथी को HIV नहीं होगा। HIV के रोकथाम के लिए परीक्षण और ART तक पहुंच तक एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। HIV से मुक्त लोगों को दी जाने वाली एंटी रिट्रोवायरल दवाएं संक्रमण को रोक सकती है। ARV जब HIV के संपर्क से पहले दिया जाता है तो इसे प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कहा जाता है, और जब संपर्क के बाद दिया जाता है उसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस कहा जाता है। HIV संक्रमण का जोखिम ज़्यादा होने पर लोगों प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस या तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों के इस्तेमाल के बारे में किसी चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। HIV संक्रमण का कोई इलाज नहीं, इसका इलाज एंटी रिट्रोवायरल दवाई से किया जाता है, जो वायरल की शरीर में बढ़ने से रोकती है, व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। इससे उसे अन्य संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। वर्तमान में ART को व्यक्ति को जीवन भर प्रतिदिन लेना होता है। HIV से संक्रमित गर्भवती महिलाओं के जल्द से जल्द ART उपलब्ध करवाना चाहिए। इससे मां के स्वास्थ्य की रक्षा होगी और जन्म से पहले भ्रूण में और जन्म के बाद स्तन के दूध के माध्यम से HIV संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। उन्नत HIV रोग HIV प्रतिक्रिया में एक सतत समस्या बनी हुई है। WHO देशों की उन्नत HIV रोग देखभाल पैकेज
लागू करने में सहायता कर रहा है ताकि बीमारी और मृत्यु दर को कम किया जा सके। क्रिप्टोकोक्कल मेनिंजाइटिस जैसे अवसरवादी संक्रमणों के लिए नई HIV दवाएं और अल्पकालिक उपचार विकसित किया जा रहा है जो लोगों के ART और निवारक दवाओं के लिए तरीके को बदल सकते हैं, जिसमें लंबे समय तक असर करने वाला इंजेक्शन योग्य फॉर्मुलेशन जैसे कि लेनाकापाविर का पहुंच भी शामिल है, जिसे अब HIV के रोकथाम के लिए FDA द्वारा अनुमोदित किया गया है। 2030 तक एड्स, वायरल हेपेटाइटिस B और C और यौन संचारित संक्रमणों को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक प्रतिक्रियाओं का मार्गदर्शन करती हैं। WHO के वैश्विक HIV, हेपेटाइटिस और यौन संचारित रोगों कार्यक्रम WHO और उसके सहयोगी द्वारा समर्थित साझा और रोग विशिष्ट देश आधारित कार्रवाई की अनुशंसा करते हैं। ये कार्यक्रम पिछले वर्षों की महामारी विज्ञान, तकनीकी और संदर्भगत बदलाव पर विचार करते हैं। ये सीखने को बढ़ावा देते हैं और नए ज्ञान का लाभ उठाने का अवसर पैदा करते हैं। WHO के कार्यक्रम प्रत्येक बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित और सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों तक पहुंचाने और असामान्यताओं को दूर करने का आह्वान करते हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के ढांचे के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रम सतत विकास के 2030 एजेंडा के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान करते हैं। अब हम लोग थोड़ा प्रकाश डालेंगे बच्चों में HIV संक्रमण के लक्षण के बारे में। HIV संक्रमित बच्चों में HIV संक्रमण के कारण कोई लक्षण और संकेत विकसित हो सकते हैं। हालांकि इसके संक्रमित बच्चों के कोई वर्षों तक कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं हो सकती है और वे अन्य बच्चे की तरह दिखते, बढ़ते और व्यवहार करते हैं। कुछ समय बाद HIV वायरस कुछ लक्षण पैदा कर सकता है। हालांकि इनमें से कुछ लक्षण उन बच्चों में भी दिखाई दे सकते हैं जिन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है, या ये लक्षण उन बच्चों में भी हो सकता है जिनका प्रतिरक्षा प्रणाली में कोई अन्य समस्याएं हैं। HIV संक्रमित बच्चों में कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार देखा जाता है, जैसे कि संक्रमण जो बार बार आते रहते हैं, ठीक नहीं होते हैं या अन्य बच्चे की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं। एक से अधिक क्षेत्रों यानी कि जैसे कि गर्दन, बगल, कमर में ग्रंथियों में सूजन, मुंह, जीवा या गले में सफ़ेद धब्बे, बार बार बुखार आना, समान आयु के अन्य बच्चों की तुलना में धीमी वृद्धि और विकास, 3 या अधिक बार ढीला मल या दस्त आना जो कोई सप्ताह तक जारी रह सकता है, 1 वर्ष में 8 से अधिक बार कान में संक्रमण, कुछ प्रकार के ट्यूमर या कैंसर, ये सारे चीज़ कभी कभी हम लोग बच्चों की HIV संक्रमण में देख सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि HIV संक्रमित बच्चा अपने देखभाल में सक्रिय रूप से हिस्सा ले। बच्चे को उसकी देखभाल से जुड़े फैसले लेने में शामिल करना जरूरी है। HIV संक्रमित बच्चों को भी सामान्य जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर माता पिता को HIV संक्रमित बच्चे की देखभाल उसी तरह करनी चाहिए जैसे कि वे किसी भी अन्य बच्चों की करती है। हालांकि खुद को और दूसरे की HIV वायरस से बचाने के लिए कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे, जैसे कि बच्चों के रक्तों या शरीर की तरल पदार्थ जिसमें रक्त हो सकता है, वे संपर्क में आने पर डिस्पोजेबल दस्ताने का उपयोग करें। शरीर के तरल पदार्थों को छूने या बच्चे को देखभाल करने से पहले और बाद में अपने हाथ ठीक तरीके से धोएं। खून या मल के किसी भी बड़े फैलाव को साफ करते समय डिस्पोजेबल दस्ताने और पेपर टॉवल का इस्तेमाल करें। फिर उस जगह को ब्लीच से साफ करें। संक्रमित बच्चों के साथ किसी को भी रेजर या टूथब्रश साझा न करने दें। रक्तयुक्त शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से बचने के लिए किसी भी खुले घाव या फोड़े को ढक दें। अगर बच्चे के कपड़े खून या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों से बहुत ज़्यादा गंदे हो तो उन्हें गर्म साबुन वाले पानी से धोएं। HIV संक्रमित बच्चों के अन्य बच्चों की तुलना में संक्रमण से लड़ने में ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए ऐसा बच्चों को फ्लू, सर्दी जुकाम, खसरा, चिकन पॉक्स और अन्य सामान्य बीमारियों से पीड़ित लोगों से दूर रखना चाहिए। ऐसा बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए, हालांकि उसे दूसरों के साथ खेलने की अनुमति न दे जिससे HIV संक्रमित बच्चे को संक्रमण का खतरा हो। अगर बच्चा किसी भी बीमारी के संपर्क में आता है तो अपने डॉक्टर को बताएं।
सभी बच्चों की तरह HIV संक्रमित बच्चों को भी ऐसे खिलौना नहीं बांटने चाहिए जो उसका खुद मुंह में डाल देते हैं या दूसरे बच्चों में मुंह में डाल सकते हैं। बच्चों के खिलौना साफ सुथरे, सुरक्षित और साफ होना चाहिए। HIV संक्रमित बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों के समान बाथरूम और शौचालय की सुविधा का उपयोग कर सकता है। HIV संक्रमित बच्चों के काटने या खरोंचने वाले पालतू जानवरों से दूर रखना चाहिए, जैसे कि खासकर कछुए और बिल्लियाँ ऐसे संक्रमण फैलाते हैं जो HIV संक्रमित बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। इन पालतू जानवरों से दूर रहना चाहिए। अपने घर में पालतू जानवर लाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब हम लोग चर्चा करेंगे HIV संक्रमित बच्चों की मुंह के यत्न या दंत चिकित्सा के बारे में। HIV संक्रमित बच्चों के लिए मुंह और दांतों की अच्छी देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संक्रमण मुंह से शुरू हो सकता है। ऐसा बच्चों के दांत ब्रश करें, उसे दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करवाइए। अगर ब्रश करते समय उसके मसूड़ों से खून आता है तो दस्ताने जरूर पहने। टूथब्रश को अच्छी तरह धोए और फिर सिंक को ब्लीच से साफ करें। अपने बच्चे को हर 2 महीने में नया टूथब्रश दिलवाइए। बच्चे को अपने दंत चिकित्सक से नियमित जांच करानी चाहिए। अभी थोड़ा चर्चा करेंगे ऐसा बच्चे की पोषण के बारे में। HIV संक्रमित बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाते। वे अपने उम्र के अन्य बच्चे की तुलना में छोटे और पतले हो सकते हैं। इसे भूख न लगने, दस्त या ऐसे संक्रमण के कारण हो सकता है, जिससे चबाना या निगलना मुश्किल हो जाता है। सुनिश्चित करें कि ऐसा बच्चा हर दिन खाद्य गाइड पिरामिड में खाद्य समूह से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाता रहे, जैसे कि फल, सब्जियां, रोटी, मांस और डेयरी प्रोडक्ट। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है या उनमें कुपोषण के कोई लक्षण दिख रहे हैं तो उसके डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर एक आहार विशेषज्ञ से आपसे और बच्चों से बात करने के लिए कहेंगे। आहार विशेषज्ञ बच्चों के पसंदीदा खाद्य पदार्थों के बारे में पूछेंगे और उसे खाने योग्य खाद्य पदार्थों की एक तालिका प्रस्तुत कर देंगे। अब जानते हैं थोड़ा ऐसा बच्चों के टीकाकरण के बारे में। ऐसे बच्चे की डॉक्टर का कोई भी टीकाकरण देने से पहले HIV संक्रमित बच्चों में लक्षण की जांच करनी होगी। वेरिसिला वैक्सीन जो चिकन पॉक्स में दिया जाता है और खसरे का टीका केवल HIV संक्रमित बच्चों के ही दिया जाना चाहिए, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर्याप्त रूप से मजबूत हो। ऐसा बच्चों का डॉक्टर यह तय करेंगे कि बच्चों को चिकन पॉक्स और खसरे की टीके लगवाना चाहिए या नहीं। मृत या इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली पोलियो वैक्सीन सहित अन्य सभी टीकाकरण दिए जाने चाहिए। HIV एड्स का क्षेत्र में काबू पाने के लिए 2030 तक 95-95-95 लक्ष्य की तय किया गया है, जिसको इक्विवेलेंट टू 95-90-86 केस का टारगेट भी बोला जाता है। इस 95-95-95 लक्ष्य के मुताबिक HIV के साथ रहने वाला 95% लोग अपनी स्थिति जानता होगा। HIV के साथ रहने वाले 95% लोग जो अपनी स्थिति जानते हुए ART पर रहेंगे। ART पर रहने वाला 95% लोगों ने वायरल लोड को सप्रेस कर सकेंगे। इसको क्रमशः 95, 90 और 86 केस का टारगेट निर्धारित लक्ष्य की बराबर मान लेते हैं। अब चर्चा करेंगे HIV एड्स का क्षेत्र में कितना काम 2030 तक की हमारा बाकी है। पूरी विश्व में पहले 95-95-95 लक्ष्य तक पहुंचने के लिए HIV संक्रमित वाले अतिरिक्त 3.2 मिलियन लोगों को उनकी HIV स्थिति के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। दूसरे कैस्केड लक्ष्य के मुताबिक HIV संक्रमित वाले अतिरिक्त 5.2 मिलियन लोगों की उनकी स्थिति जानने और एंटी रिट्रोवायरल थेरापी यानी कि ART तक पहुंचने की आवश्यकता है। तीसरे कैस्केड लक्ष्य के मुताबिक HIV संक्रमण वाले अतिरिक्त 5.2 मिलियन लोगों की उनकी स्थिति जानने, एंटी रिट्रोवायरल थेरापी तक पहुंचने और वायरल लोड दमन यानी कि सप्रेशन की आवश्यकता है। काम के लिए प्रवासित लोगों को यानी कि माइग्रेटेड पॉपुलेशन को उनके परिवारों और समुदाय के सामाजिक वातावरण से दूर ले जाता है। इससे जोखिम भरे व्यवहार में शामिल होने की संभावना बढ़ सकती है। बड़ी प्रवासी आबादी को कमजोरियों को दूर करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत में महिला यौन कर्मियों का
एक बड़ा हिस्सा मोबाइल है। यौन कर्मियों को गतिशीलता यानी कि मूवमेंट संभवतः उच्च जोखिम वाले यौन नेटवर्क से जुड़कर HIV ट्रांसमिशन में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक बन रहा है। असमान शक्ति संबंध और समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति, जैसे कि मानव, वित्तीय और आर्थिक संपत्तियों तक सीमित पहुंच द्वारा व्यक्त की जाती है। समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति महिलाओं की खुद की रक्षा करने और विवाह के भीतर और बाहर सुरक्षित यौन संबंध बनाने की क्षमता को कमजोर करती है, जिससे HIV का समाज में वैधता यानी कि पेनिट्रेशन बढ़ जाती है। HIV से पीड़ित लोग की प्रति कलंक व्यापक है। यह गलत धारणा कि एड्स केवल उन पुरुषों को प्रभावित करता है जो पुरुष के साथ यौन संबंध रखते हैं। यौनकर्मी और नस्ली दबाव का सेवन करने वाले लोग मौजूदा भेदभाव को मजबूत और कायम रखते हैं। सबसे अधिक प्रभावित समूह जो अक्सर हाशिए पर रहते हैं, उनके बुनियादी मानवाधिकारों की कानूनी सुरक्षा तक बहुत कम या कोई भी पहुंच नहीं है। मानव अधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे को संबोधित करना और एक सक्षम वातावरण बनाना जो ज्ञान बढ़ाता है और व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है, ऐसा कार्यक्रम एड्स के खिलाफ लड़ाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। HIV और एड्स से पीड़ित लोगों और उच्च जोखिम में माने जाने वाले लोगों के खिलाफ कलंक और भेदभाव कायम है। कलंक और इनकार जैसा हालत प्रमुख आबादी, जैसे कि पुरुष के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों, यौन कर्मियों और उनके सहयोगियों और नस्ली दवा के इंजेक्शन लगाने वालों को अवधि के बीच प्रभावी हस्तक्षेप के कवरेज को बढ़ाने के प्रयास को कमजोर करते हैं। पुलिस द्वारा उत्पीड़न, परिवार और समुदाय द्वारा बहिष्कार महामारी को रोकथाम के प्रयास को पहुंच और प्रभावशीलता को कम कर देता है। यद्यपि सरकार के प्रयासों के कारण जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन जोखिम में समुदायों द्वारा संचालित कलंक कम करने वाले नवाचारों को बढ़ाने सहित सुधार की बहुत गुंजाइश है। आइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो 2030 तक की HIV महामारी को समाप्त करने की सतत विकास लक्ष्य 3.3 के अनुरूप कार्य करते हैं, हम लोग भी उन लोगों के कार्यों में साथ दें।